हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था गवर्नर जनरल के बारे में। ओके, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वायसराय के बारे में। तो देखिए, जब कंपनी का रूल हमारे यहाँ शुरू हुआ तो पहले बंगाल से शुरू हुआ। तो बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोस्ट का नाम दिया गया जिनको हम गवर्नर कहते थे, और उनको बेसिकली गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और ऐसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद चेंजेस हुए। 1773 में एक एक्ट आया जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं। इसके अंडर क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और जो अलग अलग प्रेसिडेंसी के पहले अलग अलग गवर्नर होते थे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सेपरेट गवर्नर था, मद्रास प्रेसिडेंसी का सेपरेट गवर्नर था। अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने तो तीनों प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, ये इनके अंतर्गत आ गए। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो बने वारेन हेस्टिंग्स। फिर फर्दर चेंजेस हुआ। क्या हुआ कि चार्टर एक्ट 1833 आया। उसके अंडर में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक। तो आपको क्या याद रखना है कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। एंड फिर अगेन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन बने? विलियम बेंटिक। ओके। फिर उसके बाद में 1857 का रिवॉल्ट होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो कंट्रोल था उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है क्राउन के पास। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था उसको वायसराय कहा जाने लगा। ओके। और जो वायसराय होते थे वो डायरेक्टली अपॉइंट होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और जो पहले ऐसे वायसराय बने वो बने लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 रिवॉल्ट के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसके बाद में जो है लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले वायसराय बने। तो आपको याद रखना है गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, एंड फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं कि इनके टेन्योर में कौन कौन से मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट हुए और कौन कौन से एक्ट पास हुए, है ना। ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करते हैं। इनका टेन्योर था 1858 से 1862 तक। इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर हो गया पावर का क्राउन के पास, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसके थ्रू क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय कहा जाने लगा। इसके साथ ही इन्हीं के टेन्योर में व्हाइट म्यूटनी हुई। जो यूरोपियन ट्रूप्स इंडिया में रहती थी उनको स्पेशल भत्ता या कह सकते हैं अलाउंसेस मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन अब पावर ट्रांसफर हो चुका था क्राउन के पास, इसलिए इनको भत्ता नहीं दिया जाने लगा। और इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? रिवॉल्ट कर दिया। तो उसी को हम व्हाइट म्यूटनी कहते हैं। 1859 में हुआ था। इनके टेन्योर में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ 1861 तक। सेकंड जो वायसराय आते हैं लॉर्ड एलिगिन। इनका जो टेन्योर था 1862 से 63 तक था। इनके टेन्योर में सिर्फ एक वहाबी मूवमेंट हुआ था जो बेसिकली एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। फिर आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका टेन्योर था 1864 से 69 तक। भूटान वार हुआ 1865 में। इसके साथ ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यहाँ पर 1865 में हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। ओके, ये भी आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट कब बना? 1865। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसी समय, या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट इसी समय सेटअप किया गया था। तो जॉन लॉरेंस के टेन्योर में। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो। इनको आपको याद ही रखना है ना। 1869 से 72 तक इन्होंने क्या किया कि कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज को ओपन किया। इसके साथ ही अजमेर में मेयो कॉलेज को ओपन किया। इसमें क्या होता था कि जो इंडियन प्रिंसेस थे उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। और बेसिकली जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें जो ब्रिटिश का इंटरेस्ट होता था उसको ध्यान में रखकर ही दी जाती थी। तो राजकोट कॉलेज इन कठियावाड़ एंड मेयो कॉलेज एट अजमेर ओपन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो। ओके। इसके साथ ही स्टेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई लॉर्ड मेयो के टेन्योर में। और इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जो स्टेट रेलवे था उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो रेलवे था वो किसके टेन्योर में शुरू हुआ था। ओके, और कहां से कहां तक शुरू हुआ था, उसका बेसिकली लेंथ क्या था, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक की। इनका टेन्योर था 1872 से 76 तक। इनके टेन्योर में प्रिंस ऑफ बेल्स आए थे 1875 में। इसके साथ ही जो ट्रायल हुआ था जो गायकवाड़ होते थे बड़ौदा का, इनके टेन्योर में हुआ था। और कूका मूवमेंट चला था पंजाब में जो इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड लिटन। इनका टेन्योर था 1876 से 80 तक। इन्हीं के टेन्योर में फेमाइन आया था 1876 से 78 तक। और जो मेन अफेक्टिंग एरियाज थे जिसमें मद्रास है, आपका बॉम्बे है, ओके, मैसूर है, हैदराबाद है, और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और पंजाब का, यहाँ पर जो है ज्यादा अफेक्ट हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि फेमिनिन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट हुआ। और जो उसके कमीशन के हेड थे उनको रिचर्ड स्ट्रेची उनका नाम था 1878 में। ओके, तो फेमाइन कमीशन अगर पूछ लिया जाए उसके हेड कौन से, तो रिचर्ड स्ट्रेची
कब हुआ था? 1878 में। और क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम जो है लॉर्ड लिटन के टेन्योर में फेमाइन आया था, जिससे मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद है ना, पंजाब, इनका एरिया जो है ज्यादा अफेक्ट हुआ था, जिससे कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों के घर उजड़ गए थे। इसके साथ ही रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल टाइटल्स एक्ट। ओके, जिससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया, दैट इज कैसरे हिंद या क्वीन एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। ओके, तो अभी आपको याद रखना। इसके साथ ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, आर्म्स एक्ट आया 1878 में। आप देखिए ना कि जो नेशनल मूवमेंट को दबाने के लिए जितने भी कह सकते ह्यूमिलेटिंग एक्ट आए, वो इन्हीं के टेन्योर में आए, लॉर्ड लिटन के। इसके साथ ही सेकेंड अफगान वार भी हुआ। अब आते हैं लॉर्ड रिपन, इनका टेन्योर था 1880 से 1884 तक। इनमें क्या हुआ कि इन्होंने आते समय जो भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे, प्रोविजन लगाए गए थे, उनको रिमूव कर दिया, और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही पहला फैक्ट्री एक्ट 1888 में आया, जिससे लेबर की कंडीशन भी इंप्रूव करने की कोशिश की गई, ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जाने लगी। तो पहला फैक्ट्री एक्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन इन 1881। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था, उसका भी कंटिन्यूएशन होने लगा। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन भी पास हुआ 1888 में, 1882 में, और महात्मा गांधी इसके बहुत ज्यादा समर्थक है। और अगर वही हम बात करें अम्बेडकर के, तो इनके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे, इनके लिए सपोर्टेड वो नहीं थे अम्बेडकर जी, है ना। सबका अपना अपना जो डिफरेंट ओपिनियन था। तो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से 1882 में। इसके साथ ही एजुकेशन कमीशन का भी अपॉइंटमेंट हुआ सर विलियम हंटर 1882 में। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी लाया गया, सॉरी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुआ था वो 1883 1884 में इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। अबे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था? बेसिकली देखिए, यूरोपियंस भी हमारे देश में रहते थे, तो उनके मुकदमे के लिए अगर कोई केसेस ऐसे आ जाते थे, उनके मुकदमे के लिए जो इंडियन मजिस्ट्रेट होते थे, उनको क्या कहा जाने लगा कि आप भी उनके केस को लड़ सकते हैं। और इसी को देखते हुए जो यूरोपियंस लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं, इंडियंस हमारा केस नहीं लड़ेंगे। तो यही जो था वो था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ओके, बाद में इसको रिपील भी करना पड़ा। इसके साथ ही मैसूर का रेंडेशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड डफरिन का 1884 से इनका टेन्योर था 1888 तक। थर्ड बर्मीज वार हुआ 1885 से 1886 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डफरिन। इसके साथ ही आईएनए का स्थापना भी होता है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाय एओ ह्यूम इन 1885। फिर आते हैं लॉर्ड लैंड्स ओन। अब यहाँ भी आपको याद रखना, अगर पूछ लेता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके टेन्योर में हुई थी, तो आपको बताना लॉर्ड डफरिन। ओके, 1885 में बाय लॉर्ड मेयो बेसिकली। अब आते हैं लैंड्स ओन। ओके, 1888 से 94 तक। इनमें फैक्ट्री एक्ट आया 1891 का। इसके साथ ही जो कैटेगराइजेशन है सिविल सर्विस का, इंपीरियल, प्रोविजन और सबऑर्डिनेट, इनको कैटेगराइज किया गया और सबको सेपरेट कर दिया गया। इसके साथ ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। दुरंत कमीशन को सेटअप किया गया। दुरंत कमीशन बेसिकली इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में क्या था, एक बाउंड्री लाइन थी। अब क्या हो गया भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और फिर पीओके का एरिया हमारा है, तो अफगानिस्तान और इंडिया। ओके, तो बेसिकली दुरंत कमीशन सेटअप किया गया था लैंड्स ओन के टेन्योर में 1893 में। ओके, अब आते हैं लॉर्ड एलिगन सेकंड 1894 से 99 तक। इनमें क्या हुआ कि दो ब्रिटिश ऑफिशियल का असैसिनेशन हुआ, जिनको हम सॉरी जो ब्रिटिश ऑफिशियल का असैसिनेशन हुआ बाय चापेकर ब्रदर इन 1897। ओके, तो चापेकर ब्रदर ने दो जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको खत्म कर दिया था। अभी हिस्ट्री हम जब शुरुआत करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तब हम पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। एंड 1905 में शुरुआत हो चुका था पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड फिर उसके बाद चलने लगा स्वदेशी मूवमेंट। ओके, तो इसमें पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें जो इसके हेड थे एंड्रू फ्रेजर, उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया गया 1901 में। इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, जो आज हम यूजीसी कहते हैं, उसका बेसिकली यूनिवर्सिटी कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ 1902 में। और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी पास हुआ। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो पहले एग्रीकल्चर और कॉमर्स था, अब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का भी सेटअप किया गया। इसके साथ ही कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में आया। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में आया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। उसके बाद करचन किचनर कंट्रोवर्सी हुआ। और उसके बाद यंग हस्बैंड्स मिशन तिब्बत के लिए था 1904 में। तो ये इन्हीं के टेन्योर में हुआ, लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 10 तक। इनमें क्या हुआ कि एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट जो है काफी जोर पकड़ने लगा, पॉपुलराइज होने लगा। और कांग्रेस का जो स्प्लिट था बेसिकली ड्यू टू विजन, ओके, आप एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, वो सूरत में हुआ 1907 में। तो सूरत में कांग्रेस का सजन हुआ था 1907 में, जिसके कारण क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में क्या हुआ कि स्प्लिट हो गया। इसके साथ ही आगा खां के दौरान 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मिंटो। अब आते हैं लॉर्ड हेडिंगे सेकंड 1910 से 1916 तक।
ओके, इसमें क्या हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी का क्रिएशन हुआ, जैसे बॉम्बे और मद्रास था 1911 में, बेसिकली ओडिशा और बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसके साथ ही इन्हीं के टेनोर में कैपिटल का ट्रांसफर हुआ कलकत्ता से दिल्ली में 1911 में, और उसके बाद में हिंदू महासभा 1915 में बाय मदन मोहन मालवीय की स्थापना के द्वारा स्थापना हुआ। ओके, तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ, 1915 में बाई मदन मोहन मालवीय। इन सबको आपको याद रखना है। इसके साथ ही कोरोनेशन दरबार लगाया गया किंग जॉर्ज के लिए दिल्ली में 1911 में, और यहीं पर जो है रिपील ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल भी किया गया। ओके, अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। इनमें क्या हुआ कि दो होम रूल लीग बना, एक एनी बेसेंट के द्वारा, एक तिलक के द्वारा 1916 में। लखनऊ सेशन हुआ कांग्रेस का 1916 में। इसके साथ ही लखनऊ पैक्ट हुआ बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग 1916 में। उसके बाद साबरमती आश्रम का फाउंडेशन रखा गया 1916 में, जब गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न होकर आते हैं। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह होता है, खेड़ा सत्याग्रह होता है, ओके, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होता है। उसी में क्या होता है कि साबरमती आश्रम का फाउंडेशन भी होता है। इसके साथ मॉन्टेगू अगस्ट डिक्लेरेशन होता है 1917 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इन्हीं के टेनूर में आता है, जिनको हम बेसिकली मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। रॉलेट एक्ट बिना केस के क्या कर दिया जाए, अंदर कर दिया जाए, और कह सकते हैं कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाए अगर किसी पर शक हो, 1919 में। इसी के लिए क्या हुआ था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इसके साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सॉरी जलियांवाला बाग मैसेकर्स हुआ था 1919 में। फिर हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनाया गया, कहाँ पर, पूना में 1916 में। इसके साथ ही सैडलर कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया 1917 में। ओके, जिससे क्या हो सके कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म ला सके, और उसके बाद में जो ब्रिटिश का इंटरेस्ट है उसको बराबर बरकरार रखे, और जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश के थ्रू यूरोपियनाइजेशन किया जा सके, है ना, जो मेन मकसद यही था। इसके साथ में तिलक का डेथ हो जाता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट के साइमन कमीशन आ रहा था, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इनको बेसिकली सर में लाठी लग गई थी, जिसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में इन्हीं से रिलेटेड स्टोरी है भाई, जो जलियांवाला बाग मैसेकर्स हुआ था, जो इस समय काफी न्यूज में था। उनका क्या नाम था, उधम सिंह, ओके, जिन्होंने वहां इंग्लैंड में जाकर उनको मारा था। फिर आते हैं इन्हीं के टेरोल में पहला जो इंडियन था जो गवर्नर बना, वो थे एसपी सिन्हा, जिनको बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना कि पहले ऐसे इंडियन थे जो गवर्नर बने, कौन थे, एसपी सिन्हा, और कहाँ के, बिहार के, उनको गवर्नर बनाया गया था। ओके, अब आप बताइए कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, अ, उनका कुछ नाम था जिन्होंने आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था निहत्थों पर गोलियां चलाने के लिए, और जितने भी निहत्थे थे उनको मौत के घाट उतारने के लिए, है ना। तो उनका नाम क्या है ये बताइए, और किस दिन उधम सिंह ने उनको गोली मारी, ये भी आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, लॉर्ड रेडिंग 1921 से 26 तक। इनमें चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फरवरी 5 1922 में, और इसी के साथ क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। इसके साथ ही मोपला रेबिलियन होता है केरला में 1921 में, और प्रेस एक्ट 1910 और रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 को रिपील कर दिया जाता है बाय लॉर्ड रेडिंग। इसके साथ ही क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट होता है, ओके, और इसमें कॉटन एक्साइज को अबॉलिश कर दिया जाता है। कम्युनल रिवॉर्ड्स होते हैं मुल्तान में, अमृतसर में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, अरबी में, कलकत्ता में। ओके, कम्युनल रिवॉर्ड्स बिटवीन क्या होता है कि कम्युनल रिवॉर्ड्स बिटवीन द रिलीजन, इसको हम कम्युनल रिवॉर्ड्स कहते हैं। इसके साथ ही काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ 1925 में, स्वामी श्रद्धानंद का मर्डर हुआ 1926 में, और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू 1922 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रेडिंग। इसके साथ ही ये डिसाइड किया गया कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम थे वो दिल्ली में और लंदन दोनों जगह होंगे, पहले सिर्फ लंदन में होता था। इसके साथ ही आते थे लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक। इनके टेन्योर में साइमन कमीशन आए थे 1921 में। ओके, उन्होंने जो इंडियंस थे उन्होंने बॉयकॉट किया था। इसके साथ ही ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस चल हुआ लखनऊ 28 में, और फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको डिसाइड किया गया, सजेशंस लिया गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट या फिर नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो बेसिकली नेहरू के द्वारा बनाया गया था, कह सकते हैं ऐसा ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही बटरल इंडियन स्टेट कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया, और सॉन्डर्स क्या मर्डर भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ, ओके, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे लाहौर के। ओके, इसके साथ ही असेंबली हॉल में दिल्ली में 1929 में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, और लाहौर कंस्पिरेसी केस, और उसके साथ जतिन दास का भी डेथ इन्हीं के टेन्योर में हुआ। ओके, हंगर स्ट्राइक हुआ 1922 का। इसके साथ ही ट्रेन में जो है बॉम्ब एक्सीडेंट भी हुआ दिल्ली में 1929 में। तो इनका टेन्योर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया गया 1929 में। दांडी मार्च शुरू हुआ मार्च 12 से अप्रैल 6 तक 1930 में बाय गांधी जी, रूलर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके साथ ही दीपावली डिक्लेरेशन हुआ बाय लॉर्ड इरविन 1929 में।
पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर दिया गया था 1930 में। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि गांधी जी जाकर क्या करेंगे कि लंदन में सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, और उसके बाद में ये भी डिसाइड हुआ कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है उसको सस्पेंस कर दिया जाएगा। फिर आते हैं लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 तक। इनमें क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 में, कुछ हासिल नहीं हुआ, फेल हो गया। इसके साथ ही फिर से शुरू की जाने लगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू। इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड 1932 में अनाउंसमेंट किया गया, जिससे क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्ट्रोड सेटअप किया गया था बेसिकली मुस्लिम्स के लिए। फिर फास्ट अन टू डेथ गांधी जी के द्वारा अरवड़ा जेल में, है ना। और बेसिकली उसके बाद में गांधी जी में और अंबेडकर में एग्रीमेंट होता है, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं 1932 में। तो ये सब लॉर्ड विलिंगडन के टेन्योर में चल रहा था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ था 1932 में, इसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। इसके साथ में इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया 1933 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। इसके साथ ही ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में स्टेब्लिश हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाई आचार्य नरेंद्र देव, ओके, जयप्रकाश नारायण 1934 में स्टेब्लिश हुआ। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, ओके, 1936 से 44 तक। ये पहला जनरल इलेक्शन हुआ 1936 से 1937 तक, और इसमें कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी अटेन किया। इसके साथ में क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का ब्रेक हो जाता है जब जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है 1 सितंबर 1939 में। इसके बाद में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज है वो रेजिग्नेशन दे देती है। इसके साथ ही दो सेशन होता है कांग्रेस का, हरिपुरा एंड त्रिपुरा। हरिपुरा होता है 1938 में, सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट होते हैं एज प्रेसिडेंट, जो 51st सेशन था। उसके बाद 1939 में होता है त्रिपुरा सेशन। बेसिकली गांधी जी इसके खिलाफ थे कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से जो है अपॉइंट किया जाए, क्योंकि कह सकते हैं उनका एक मिलिटेंट नेचर था। कुछ मायने में सुभाष चंद्र बोस और जो गांधी का ओपिनियन था वो सेम हुआ करता था, लेकिन कुछ मुद्दों पर इनका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट था। ओके, बल्कि दोनों के लिए रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा थी। ओके, तो कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन होता है 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस फिर से मेजोरिटी में अपॉइंट किए जाते हैं, और उसके बाद ये रेजिग्नेशन दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करते हैं 1939 में। फिर लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है मार्च 1940 में बाय मुस्लिम लीग, और इसमें डिमांड किया जाता है सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम के लिए। फिर अगस्त ऑफर आता है बाय लिलिथगो। बेसिकली अगस्त ऑफर यही था कि किसी तरह से जो इन कांग्रेस है उनको अपने पक्ष में किया जाए और इंडियंस को तैयार किया जाए वार के लिए, जो उस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। क्योंकि जापान जो था वो बिल्कुल बहुत तेजी से टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा था, या फिर कह सकते हैं जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, या फिर कह सकते हैं यूएसएसआर की, या फिर यूएसए की, इनको कैप्चर कर रहा था। तो इसी में इंडियन का कोऑपरेशन लेना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए अगस्त ऑफर लाया गया था। फिर विंस्टन चर्चिल इन्हीं के टेन्योर में अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। बहुत ही घटिया प्राइम मिनिस्टर था 1940 में। इसमें क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस इंडिया से स्केप कर गए 1941 में, और उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया आफ्टर राज बिहारी बोस डेथ। ओके, क्रिप्स मिशन भी आते हैं। क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस को इंडिया को ऑफर किया था, बेसिकली ये भी कॉपरेट करने के लिए कि आप वार में हमको कॉपरेट करिए। और इसके साथ में वार के बाद क्या होगा कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई दी जाएगी, लेकिन ये भी क्या हो कि कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। फिर क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है कांग्रेस के द्वारा 1942 में। अभी किस सेशन में पास हुआ था और सेशन कहाँ हेल्ड हुआ था ये भी आपको बताना है। इसके साथ ही अगस्त रिवॉल्ट या रिवॉल्ट ऑफ 1942 भी शुरू होता है, ओके, जिसमें नेशनल लीडर्स को काफी मात्रा में कह सकते हैं अरेस्ट कर लिया जाता है काफी नंबर्स में। इसके साथ ही कराची सेशन होता है मुस्लिम लीग का, जिसमें ये स्लोगन दिया जाता है डिवाइड एंड क्वाइट। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं लॉर्ड बेबल पर 1944 से 1947 तक। इसमें सीआर फार्मूला लाया जाता है बेसिकली कि मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में किसी तरह से जो मतभेद हैं उनको खत्म किया जा सके और जो आगे की पॉलिसीज हैं उनको फॉलो किया जा सके। इसके साथ ही गांधी जिन्ना टाक होता है, ये भी फेल हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग गड़े थे पाकिस्तान के लिए, एक सेपरेट स्टेट के लिए, एक सेपरेट नेशंस के लिए, और वो किसी तरह भी तैयार नहीं थे कॉपरेट करने के लिए विद कांग्रेस। इसके साथ ही बेबल प्लान भी आता है शिमला कॉन्फ्रेंस 1942 में। सेकंड वर्ल्ड वार का एंड हो जाता है 1945 में आफ्टर बॉम्बिंग एट हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। ओके, फिर आते हैं कैबिनेट मिशन 1946 का प्रपोजल आता है और कांग्रेस के द्वारा इसका एक्सेप्टेंस भी हो जाता है, और डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया जाता है, जिसको हम 1946 कलकत्ता किलिंग भी कहते हैं बाय मुस्लिम लीग के द्वारा। ओके, इसके साथ ही क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है और इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है कांग्रेस के द्वारा सितंबर 1946 में ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ लॉर्ड बेबल। ये भी आपको याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन बाद में आते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि क्लेमेंट अटली जो लेबर गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, बन गए थे। उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में उसका एंड होता है कब, फरवरी 20 1947 में। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक था, ये 3 जून प्लान लेकर आए थे।
ओके, या माउंटबेटन प्लान भी इसको कहते हैं, जून 3 1947 में अनाउंस किया गया। इसके साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी लाया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में, और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है उसी तरह वहां भी होता है। इसके साथ ही दो बाउंड्री कमीशन सर रेडक्लिफ के द्वारा, जो बंगाल का पार्टीशन करे, जिनको हम ईस्ट पाकिस्तान कहने लगे थे, और जो बेसिकली पंजाब का पार्टीशन करे और अदर प्रोविंस का पार्टीशन करे, जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहने लगे थे। बाद में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया 1971 में। तो जो बाउंड्री कमीशन था, वो उसके जो चीफ थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। ओके, सबसे घटिया व्यक्ति, जिनको कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं था, कुछ लैंग्वेज कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बस इन्होंने क्या किया कि जो रास्ते में पुलिस स्टेशन आते गए वहीं से लाइन खींचते गए, है ना। तो सबसे घटिया लोग हैं। चलिए, आपका खत्म होता है गवर्नर जनरल का और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय, सभी मैंने डिस्कस कर दी। जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुए थे उनके टेन्योर में, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, आपको पता ही होगा। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।